So today we are going to discuss the power of president and governor in detail. आज के इस क्वेश्चन में हमने जो कवर किया है मेंस के प्रोस्पेक्टिव से इन डिटेल कवर किया है। इसके बाद में आपको प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में कहीं से कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये दोनों को कवर कर लेगा। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर also with reference to pardoning power given under Article 72 and 161. Also explain election and impeachment and qualification of president. तो ये दो तीन क्वेश्चन थे जो मैंने एक के अंदर मिक्स कर दिए हैं, उसका आंसर बनना जो बन सकते हैं इसमें से। तो ये क्वेश्चन कब कब आए हैं? 2000 में आ चुका है, ये 2012 में, 1999 में एंड 1992 में ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी में। तो इसका आज हम आंसर डिस्कस करेंगे। सो आंसर है आर्टिकल 52 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर मस्ट बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 53 स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर विल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट विच ही एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें दो आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हैं। आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है प्रेसिडेंट की जो प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 52 डायरेक्ट बस खाली इतनी बात करता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वन लाइन का ही आर्टिकल है। एंड आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर देता है प्रेसिडेंट को, जो या तो वो खुद डायरेक्टली एक्सरसाइज करेगा या फिर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड क्वालिफिकेशन। इलेक्शन किस तरीके से होते हैं प्रेसिडेंट के एंड उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो आर्टिकल 54 प्रोवाइड्स प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का जो इलेक्ट करते हैं इनको। तो उसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, पीडी का भी आंसर आता है ये कौन कौन इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, याद रखना यहाँ वर्ड है इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं होती इसके अंदर। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ ऑल स्टेट्स। लेजिस्लेटिव असेंबली है अगर कहीं पर जैसे यूपी है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो उसके मेंबर इसमें इंक्लूड नहीं होते। फोर्थ है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। पहले तो ये दो ही यूनियन टेरिटरी थी जिसकी इंक्लूड होता था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर जब से आदि को तो इन तीनों में लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इसलिए दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो ये याद रखना है, वर्ड इलेक्टेड होने चाहिए मेंबर। इसके भी इलेक्टेड हैं, राज्यसभा का भी इलेक्टेड एंड इनके भी इलेक्टेड हैं। इसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज डज नॉट इंक्लूड nominated member of Lok Sabha and Rajya Sabha, nominated member of state legislative assemblies, and third member of legislative council, both elected and nominated in states where it is। तो क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है इलेक्टोरल कॉलेज में? नॉमिनेटेड मेंबर इंक्लूड नहीं होते कहीं के भी। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है जहाँ जहाँ जैसे यूपी में है, बिहार में है, तो यहाँ के दोनों ही मेंबर इंक्लूड नहीं होते, चाहे इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। इसके बाद आता है आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 हैज़ डिवाइज्ड अ वे बाय विच अ वैल्यू इज़ अटैच्ड टू ईच वोट ऑफ एन एमपी एंड एमएलए ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें आर्टिकल 55 में एक किस तरीके से एमपी और एमएलए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो दिया गया है, क्योंकि जो उसमें मेंबर इंक्लूड हैं इलेक्टोरल कॉलेज में एमपी एंड एमएलए ही हैं, तो उनकी वैल्यू किस तरीके से आती है निकलती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दैट स्टेट इनटू 1/1000। ये 1000 में निकलती है पॉपुलेशन वगैरह, ये सब जो होती हैं ना वैल्यूज़, ये सब 1000 में आती हैं। तो डिवाइड बाय 1000, तो पॉपुलेशन ऑफ स्टेट
जिस स्टेट की वैल्यू निकाल रहे हैं और उसी स्टेट के टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज होंगे, डिवाइड कर देंगे उससे, एंड 1000 में निकलती है वैल्यू तो 1/1000। तो वोट वैल्यू ऑफ एमपी, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज़। इससे वैल्यू आ जाएगी एमपी के 1 वोट की क्या वैल्यू होती है। ये फार्मूला इसलिए दिया गया क्योंकि कहीं किसी स्टेट में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ज़्यादा एमएलए हैं या उस स्टेट की इस हिसाब से ज़्यादा एमपी हैं, तो सब स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए पॉपुलेशन के हिसाब से, इसलिए ये फार्मूला ड्राइव किया गया है। इसके बाद इलेक्शन शुड बी डन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड बाय सेक्रेट बैलेट। ये इम्पोर्टेंट टर्म है। ये तरीका है किस तरीके से होता है इलेक्शन। ये प्री में भी क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड बाय सीक्रेट बैलेट। पॉपुलेशन शुड बी टेकन एज पर सेंसस ऑफ 1971 टिल 2026 एज हेल्ड बाय 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने इस 1971 वाले सेंसस को फ्रीज कर दिया है 2026 तक। इसके बाद चेंज हो गए, तो तब तक की नहीं जितनी भी सेंसस वगैरह होती है 1971 की पॉपुलेशन को लिया जाता है। आर्टिकल 56 सेज प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम हिज एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, बट हिज ऑफिस मे टर्मिनेट बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ 5 years। नॉर्मली तो 5 years के लिए होता है इसका जो ऑफिस होता है प्रेसिडेंट का, लेकिन पहले भी टर्मिनेट हो सकता है। वो किन किन कंडीशन में होता है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है बाय सबमिटिंग हिज रिजाइनेशन टू वाइस प्रेसिडेंट हु शैल फोर्थविथ कम्युनिकेट इट टू द लोकसभा स्पीकर। तो या तो वो खुद रिजाइनेशन दे दे प्रेसिडेंट, किसको रिजाइनेशन देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। ये भी प्री का क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट किसको रिजाइनेशन देते हैं अपना, तो वाइस प्रेसिडेंट है उसका आंसर। सेकंड है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट गिवन इन आर्टिकल 61 एज। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर दिया हुआ है आर्टिकल 61 में, तो उसके थ्रू इम्पीचमेंट क्या है उसके अंदर तो डिस्कस करते हैं। इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 61, प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच फ्रॉम फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय गिवन प्रोसीजर। ग्राउंड क्या होगा इम्पीचमेंट का, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी प्री का क्वेश्चन है। फर्स्ट है इम्पीचमेंट चार्ज कैन बी इनिशिएट बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वो किसी भी हाउस में ला सकता है इम्पीचमेंट के चार्ज जो हैं। सेकंड, द रिजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस विच फ्रेम द चार्ज। 1/4 मेंबर्स साइन करें चार्ज, तभी ये रेजोल्यूशन आएगा। एंड 14 days प्रायर नोटिस टू प्रेसिडेंट। फोर्थ, सच रेजोल्यूशन इज देन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। 2/3 मेंबरशिप पास करेगी उसको उस हाउस की। देन चार्ज इज देन इन्वेस्टिगेटेड बाय द अदर हाउस। एक हाउस से पास हो गए, देन सेकेंड में जाएगा ये चार्ज, तो वो इसमें इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके बाद प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एज सच इन्वेस्टिगेशन। प्रेसिडेंट के पास राइट है, वो उसमें अपीयर हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में। 7th, इफ़ अनदर हाउस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पास्ड रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी टू प्रूव द चार्ज, सच रेजोल्यूशन स्टैंड्स रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द डेट ऑफ पासिंग। यही है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में अगर सेकंड हाउस भी 2/3 मेजोरिटी से पास कर देता है रेजोल्यूशन को, तो वो रिमूवल हो जाता है उसको प्रेसिडेंट का। अब आता है कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या क्या है। तो ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया का, प्लस 35 ईयर्स एज हो उसकी, प्लस क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर, लोकसभा मेंबर के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड हो, प्लस नोट होल्ड ऑफिस एंड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 4 कंडीशन है, इसको याद रख सकते हैं। इंडियन हो, 35 ईयर्स हो, लोकसभा मेंबर के लिए क्वालिफाई हो, एंड
प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किया हो। देन आर्टिकल 60 प्रोवाइड्स दैट ही विल टेक ओथ इन प्रेजेंस ऑफ CGI। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। कौन ओथ दिलवाता है प्रेसिडेंट को? CGI। और इन हिज एब्सेंट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो CGI दिलवाएंगे या फिर उनकी एब्सेंट में सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिलवाएंगे। ही विल गेट सैलरीज एज स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल एंड 1 person इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट। सेकंड शेड्यूल में दी गई सैलरीज वगैरह प्रेसिडेंट की, एंड जो 1 person है वो दोबारा एलिजिबल है प्रेसिडेंट के री इलेक्शन के लिए। अब आता है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब तक जो हमने डिस्कस करा था वो बेसिक बातें थी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। क्वेश्चन जो बनता है मेंस का यहाँ से बनता है, पावर्स से, पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। सबसे पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग पावर्स आर गिवन टू प्रेसिडेंट। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। इस हेडिंग के अंदर क्या क्या आता है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट एंड डीड मस्ट बी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव। President also have power to make appointment in these offices। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या क्या कि सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो साइन होते हैं प्रेसिडेंट के नेम पर होते हैं, और वो इन सब लोगों का अपॉइंटमेंट करता है। ये सब जो अपॉइंटमेंट है ये इंपॉर्टेंट है, पीडी में भी आ सकता है कि किसको कौन अपॉइंट करता है। सबसे पहला PM एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, प्राइम मिनिस्टर को और अदर जो यूनियन मिनिस्टर हैं इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सेकंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। थर्ड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। आर्टिकल 148 ऑनवर्ड्स इसके बारे में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। फोर्थ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, रिकमेंड करते हैं इनको, जो कॉलेजियन सिस्टम है उसके बाद में अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। सिक्स गवर्नर, LG एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ स्टेट, ये सब भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सेवेंथ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ UPSC, जो आर्टिकल 312 के ऑनवर्ड्स दिए गए हैं UPSC के बारे में, इनके चेयरमैन एंड मेंबर भी वही अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर्स, आर्टिकल 324। नाइन स्पेशल ऑफिसर्स फॉर SC एंड STs, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो स्पेशल ऑफिसर हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। टेंथ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये इंपॉर्टेंट है, पीडी में ये आंसर ये आ जाता है किसको कौन अपॉइंट करता है, तो इनको ये पीडी के पर्सपेक्टिव से याद करने की ज़रूरत है। इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये किस में आता है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सेकंड पावर है मिलिट्री पावर। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ कंट्री। ही हैज़ पावर टू डिक्लेयर वॉर एंड पीस। तो जो सुप्रीम कमांडर होता है मिलिट्री का, तीनों फोर्स जो अंडर आती हैं वो प्रेसिडेंट के अंडर आती हैं। थर्ड है डिप्लोमेटिक पावर। प्रेसिडेंट सेंड एंड रिसीव्स एम्बेसडर्स एंड अदर डिप्लोमेट्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो एम्बेसडर वगैरह होते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, ये सब कौन सेंड करता है, कौन रिसीव करता है? प्रेसिडेंट, अदर स्टेट से जो आते हैं, अदर कंट्रीज से। फोर्थ लेजिस्लेटिव पावर। प्रेसिडेंट इज़ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ही हैव पावर, क्या क्या पावर है इसके पास? लेजिस्लेटिव, समन करने की सेशन को, प्रोरोग करने की, ये दोनों पावर इसके पास प्रेसिडेंट के पास हैं। एड्रेस मैसेज करने की। नॉमिनेट 12 मेंबर्स, इसमें और भी ऐड कर सकते हैं आप। 12 मेंबर तो ये राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, बाकी 2 मेंबर लोकसभा में भी नॉमिनेट करते हैं, और जो आपको एक आध 2 पॉइंट और मिलते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया कि समन भी करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, और जॉइंट सिटिंग भी ये बुलाते हैं, लेकिन हेड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो जॉइंट सिटिंग भी दे सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ है लेइंग पावर, लेइंग रिपोर्ट, ये पावर भी प्रेसिडेंट की है। बजट, CAG, रिकमेंड फाइनेंस कमीशन, रिपोर्ट ऑफ UPSC, रिपोर्ट ऑफ NGSC, तो इन सब की जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं ये सब कौन करता है? ये प्रेसिडेंट। सिक्स्थ है जुडिशियल पावर। ही अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन।
वो एनजेक वो है कॉलेजियम सिस्टम है, उसके रिकमेंडेशन पर ये अपॉइंट करता है CJI को भी, अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के भी। 7th है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर जो हमारे आर्टिकल 352 ऑनवर्ड्स दिए गए हैं, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, अलग अलग जो ग्राउंड दिए हुए हैं गवर्नर की रिकमेंडेशन पर और यूनियन मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर वो डिक्लेयर करते हैं, जो अलग अलग ग्राउंड अलग अलग आर्टिकल में। इसके बाद आता है 8th ऑप्शन, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किस आर्टिकल में है, ये भी आता है प्री में क्वेश्चन और मेंस में भी आता है। तो आर्टिकल 123 स्टेट्स दैट एट ए टाइम व्हेन आइदर हाउस और बोथ or any one house of the parliament is not in session and there is need to make an immediate action, the president may promulgate such ordinance as per requirement of circumstances. The ordinance have the same force and effect as an act of parliament. तो वही है कि जब आइदर हाउस या दोनों हाउस सेशन में नहीं होते हैं और लॉ की आने की ज़रूरत होती है, तो एक तरीके से यही मान लिया कि लॉ कौन बना सकता है उस टाइम पर? प्रेसिडेंट। इमरजेंसी में कोई लॉ लाना है, दोनों हाउस सेशन में नहीं तो पास नहीं हो सकता, तो उस टाइम पर ऑर्डिनेंस पावर्स से प्रेसिडेंट लॉ बना सकते हैं। और उसकी फोर्स कैसी होगी? सेम एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो अलग है सब प्रोविज़न की कितने दिन में, 6 मंथ तक जाएगा, 6 वीक्स के अंदर उसको पास कराना है, फिर जब सेशन आ जाए पार्लियामेंट उसका राज्यसभा का एंड लोकसभा का, तो 6 वीक्स के अंदर उसको पास कराना होता है। तो वो सब अलग ग्राउंड है, लेकिन जो ऑर्डिनेंस पावर है वो यही है। उसके बाद वो लिखी हुई है, देखिए यहाँ भी, द ऑर्डिनेंस शेल सीज टू बी इन फोर्स आफ्टर 6 वीक्स फ्रॉम द टाइम व्हेन बोथ हाउस रीअसेंबल इन पार्लियामेंट और बिफोर 6 वीक्स अ रिजोल्यूशन फॉर डिसअप्रूविंग इज पास्ड बाय बोथ द हाउस। वही है कि जब दोबारा से रीअरेंज होते हैं ये दोनों हाउस, तो विद इन 6 वीक इसको पास कराना होता है पार्लियामेंट से, अदरवाइज़ ये ख़त्म हो जाएगा रिजोल्यूशन। ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट में एट एनी टाइम विदड्रॉ द ऑर्डिनेंस, कभी भी विदड्रॉ कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस को। द मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज़ 6 मंथ प्लस 6 वीक। तो वही है 6 वीक तो कि हाउस आने के बाद का, और 6 मंथ तक इसकी वैलिडिटी होती है, तो टोटल में 6 मंथ प्लस 6 वीक। सेम पावर इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 213 टू गवर्नर। गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस पावर है, वो 213 में है, सेम पावर है, विच ही एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर इन 2 कंडीशंस व्हेन सेटिस्फाइज। जब ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब वो और ये ला सकता है ऑर्डिनेंस। पहली, व्हेन बोथ और एनी लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल नॉट इन सेशन। Second, when he satisfies that situation arises which render it necessary for him to take an immediate action। ये 2 एक्शन है, एक तो हाउस सेशन में नहीं है और दूसरा इमरजेंसी है ऐसी कि इस टाइम पर इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो गवर्नर भी स्टेट के लिए लॉ ला सकता है। बट ही कांट इशू ऑर्डिनेंस विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट व्हेन। इन केसेस में वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के बिना ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता। कौन? गवर्नर। बिल फॉर सेम हैज़ बीन पेंडिंग फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। यह है कि अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के असेंट के लिए पेंडिंग है तो नहीं ला सकता। एंड अदर रीज़न हो सकते हैं, इज़ व्हेन ही वुड हैव डीम इट नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इस केसेस में ये विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट नहीं ला सकते। 9th पावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, पार्डनिंग पावर। आर्टिकल 72 में दी गई है ये पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 72 प्रोवाइड्स पार्डनिंग पावर टू प्रेसिडेंट विच सेज प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पेक्ट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट or to suspend, remit or commute the sentence of an offender। ये सब पावर हैं, ये अलग अलग टर्म हैं, इनमें डिफरेंस है आप पढ़ लिएगा। पार्डन है, रिप्राइव है, रिस्पाइट है और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, रिमिट और कमिट।
द सेंटेंस ऑफ ऑफेंडर। दिस पावर इज़ टू बी एक्सरसाइज्ड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनके एडवाइस पर पावर ये एक्सरसाइज की जाएगी। एंड प्रेसिडेंट डज नॉट सिट इन अपील ओवर द सुप्रीम कोर्ट, रेदर ही एक्ट्स एज एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड नॉट एज जुडिशल अथॉरिटी। तो ये जो पावर हमें दी गई है, एक तरीके से कोर्ट ने सज़ा दे दी है, तो ये नहीं माना जाएगा कि ये उसके ख़िलाफ़ अपील की गई है कोर्ट के ख़िलाफ़। नहीं, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है इसकी, प्रेसिडेंट की, ना कि जुडिशल अथॉरिटी। तो इसको इस तरीके से नहीं लिया जाएगा कि कोर्ट के अगेंस्ट हम अपील में आए हैं प्रेसिडेंट के पास। अब इसकी हमने टर्म जो है इसमें स्मॉल में दे भी गया है कि पार्डन का मीनिंग क्या होता है। पार्डन मीन्स एग्जम्पशन फ्रॉम कन्विक्शन एंड सेंटेंस एज वेल। ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया कि एग्जम्पशन दे दी बिल्कुल। डिस्पाइट अवॉर्डिंग लेस सेंटेंस ऑन सम स्पेशल ग्राउंड्स, फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी, प्रेगनेंसी वगैरह। तो डिस्पाइट लेस कर देते हैं सेंटेंस को स्पेशल ग्राउंड्स पर। रिप्राइव स्टे एग्जीक्यूशन फॉर सम पीरियड सो दैट वन कैन सीक पार्डन एक्सेट्रा। ये कि इसमें थोड़ी टाइम के लिए स्टे लगा देते हैं जो पनिशमेंट था, ताकि वो पार्डन वगैरह के लिए जा सकते प्रेसिडेंट के पास, अपील वगैरह इन सब के लिए। रिमिट आता है रिड्यूस पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। कम कर देते हैं सेंटेंस को लेकिन उसका करेक्टर चेंज नहीं होता, करेक्टर सेम रहता है। जैसे 2 years रिगीरियस इम्प्रिजनमेंट है तो 1 year कर दिया लेकिन रिगीरियस ही रहेगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मीन्स एक्सचेंज एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ अनदर पनिशमेंट। इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया, मान लीजिए जैसे डेथ है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर दिया, तो ये एक्सचेंज कर दिया दूसरे को, कम्यूटेशन का मीनिंग। तो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, पीडीके में भी ये क्वेश्चन आता है कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, तो ये हम याद कर लेंगे। इसके बाद में सेम पावर हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 बट ओनली वन चेंज इज़ गवर्नर कांट पार्डन डेथ सेंटेंस। तो ये जो ऊपर पावर थी प्रेसिडेंट की, वही सेम पावर गवर्नर को भी दी गई है अंडर आर्टिकल 161, बट डिफरेंस क्या है कि गवर्नर डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। बट ही में कम्यूट द सेंटेंस एंड प्रेसिडेंट कांट एक्सरसाइज व्हेन गवर्नर हैज़ पावर ऑन स्टेट बेसिस। अगर गवर्नर के पास जाते हैं आप तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसमें कुछ केसेस डाल देंगे। सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2000 का केस है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72 और पावर ऑफ गवर्नर अंडर आर्टिकल 161 इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है इनकी पावर का। मान लीजिए कमिट कर दिया या पार्डन दे दी प्रेसिडेंट ने गवर्नर ने, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कोर्ट में। ऑन द ग्राउंड, किस ग्राउंड पर हो सकता है? फर्स्ट, ऑर्डर पास्ड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जो ये ऑर्डर पास किया गया था विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। सेकंड, मेलिफाइड है। थर्ड, पास्ड ऑन इररिलेवेंट ग्राउंड। फोर्थ, आर्बिट्ररी। फिफ्थ, रिलेवेंट मटेरियल नॉट ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड। अगर ये इनमें से कोई रीज़न है तो इनकी जो पावर थी उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। नेक्स्ट केस आता है केम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट कांट यूज पार्डनिंग पावर ड्यूरिंग ट्रायल, दे कैन यूज़ ओनली बिफोर और आफ्टर ट्रायल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट और जो गवर्नर की पावर है, अगर ट्रायल चल रहा है कोर्ट में तो उस टाइम पर ये पावर यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि वरना कन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि एग्जीक्यूटिव पावरफुल है या जुडिशरी या इनमें इंटरफेयर हो रहा है। तो इसलिए या तो बिफोर कर सकता है या फिर आफ्टर ट्रायल। इसके बाद आता है शेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इट शुड बी डिसाइड विद इन 3 month। ये जो ऊपर अगर एप्लीकेशन दी है पार्डन वगैरह के लिए तो ये विद इन 3 month डिसाइड होनी चाहिए। कहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट कांट बी क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट, इट इज़ एन एक्ट ऑफ ग्रेस। तो ये मैटर ऑफ राइट नहीं है कि हम एज ए राइट क्लेम करने लगे इस काम को मिलना चाहिए, ये एज ए ग्रेस है। एंड शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डिले इन डिसाइडिंग मर्जी पिटीशन इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये इंपॉर्टेंट केस है काफ़ी। देखिए जैसे अगर डिले करते हैं मर्जी पिटीशन, अगर डिले कर दिया काफ़ी, तो वो ऑटोमेटिकली डेथ को
लाइफ इम्प्रिजनमेंट में मान लिया जाएगा। अब आती हैं गवर्नर की पावर, वो किस आर्टिकल में दी गई हैं, आर्टिकल 153। अब तक जो हमने ऊपर डिस्कस करा वो प्रेसिडेंट की पावर थी, अब हम गवर्नर की डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 153 प्रोवाइड्स देयर शैल बी गवर्नर ऑफ ईच स्टेट एंड वन पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ मैनी स्टेट्स। कई स्टेट का एक ही गवर्नर हो सकता है। मान लीजिए जैसे यूपी का कोई गवर्नर है तो वो बिहार का, राजस्थान के, इनके भी गवर्नर हो सकते हैं। ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ही मे बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। ये जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो रिमूवल भी प्रेसिडेंट करते हैं, और कभी भी इसका कोई क्राइटेरिया ऐसे डिसाइड नहीं है कि इस ग्राउंड पर गवर्नर रिमूव होंगे। जब प्रेसिडेंट को लगा वो इसको रिमूव कर सकते हैं। वही है कि ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में भी चल रहा है करंट में कि गवर्नर एक स्टेबल पोजीशन नहीं है, इसको कभी भी रिमूव कर दिया जा सकता है। हिज अपॉइंटमेंट इज़ नॉट बेस्ड ऑन इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन कोई होता नहीं है, अपॉइंट किए गए हैं तो कभी भी रिमूव हो सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या क्या है, 35 ईयर्स प्लस इंडियन, दो ही क्वालिफिकेशन है इनकी। ही मस्ट नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस, किसी हाउस का मेंबर ना हो, एंड शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वही है जो प्रेसिडेंट की थी, ये ऑफिस तो किसी ने भी होल्ड किया हुआ ना हो। अगर गवर्नर हैं, ये प्रेसिडेंट हैं, ये सब ये मिनिस्टर्स हैं। हिज सैलरी हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन बी वेरीड बाय यूनियन। ही टेक ओथ बाय चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। जैसे प्रेसिडेंट के केस में कौन था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट और सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। इसके बाद वही पावर्स आती हैं गवर्नर की। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट की इनकी सेम ही है तो हम वहाँ पर भी लिख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर में वही सब आ गया, अपॉइंट सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, ऑल डिसीजंस टेकन बाय हिज नेम एटसेट्रा। लेजिस्लेटिव पावर है, ही में नॉमिनेट मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, समन कर सकते हैं हाउस को, मैसेज सेंड, असेंड टू बिल एटसेट्रा। वहीं जो प्रेसिडेंट का था वही सब कॉपी है। थर्ड ऑर्डिनेंस पावर, जो ऊपर हमने पढ़ा था आर्टिकल 123 में, वही सेम है आर्टिकल 213 में इसकी ऑर्डिनेंस पावर जो है। पार्डनिंग पावर सेम है आर्टिकल 72 में जो प्रेसिडेंट की है, इनकी आर्टिकल 161 में है। फिफ्थ फाइनेंशियल पावर, तो ये इसकी कुछ पावर हैं, हम जो प्रेसिडेंट में दी गई हैं उसी को कॉपी कर सकते हैं यहाँ पर। तो वही जो सब प्रेसिडेंट की पावर हैं वहीं यहाँ गवर्नर की पावर हैं स्टेट में। तो आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट था, इसमें एंटायर जो कॉन्सेप्ट है प्रेसिडेंट का एंड गवर्नर का वो सब हमने कवर किया है। इसके बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन आए, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन मेंस में बनता भी नहीं है, आप इसको लिख कर आ सकते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।